So today we will be discussing about the chronological development or we can say the evolution of HRM. ठीक है, chronological development का मतलब क्या होता है कि कैसे एक क्रमानुसार हमारा HRM का डेवलपमेंट हुआ, विकसित हुआ. ठीक है, पहली बात करते हैं हम 1900s की. बिफोर 1900 क्या हुआ था? बिफोर 1900 ये हुआ था कि वो लोग किस चीज पे फोकस करते थे? फोकसेस ऑन पर्सोनल मैनेजमेंट या फिर आप बात कर लीजिए पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, इनका काम क्या था? मतलब ये पहले 1900s में करते क्या थे? मेन फोकस इनका था पहली बात पर्सोनल मैनेजमेंट की. वो ये देखते थे कि हमें सिर्फ जितने भी एम्प्लॉयज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है या वर्कर्स जो हैं उनका सिर्फ अटेंडेंस मेंटेन करके रखना है या रिकॉर्ड रखना है कि कौन कितने बजे आ रहा है, कितने बजे जा रहा है, आज आया कि नहीं आया. दैट्स इट. वो मैन्युअली इन सब चीजों का रिकॉर्ड रखते थे. जैसे अगर मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल भी दिया था, डेली वेज अर्नर्स जो रहते थे या फिर आप बात कर लीजिए कंस्ट्रक्शन साइट्स की. ठीक है, वहां पर क्या होता है, इंडिविजुअल आता है, उसका एक रजिस्टर बना होता है, नाम लिखता है, आने का समय लिखता है, जाने का समय लिखता है और साइन करता है. ठीक है, जाने के टाइम पे साइन करता है वो. इसके बेसिस पे उनका पैसा दिया जाता है कि उसने कितने समय तक काम करा है. फाइन. तो ये था पहला पॉइंट कि वो सिर्फ इसी चीज पे क्या करते थे? फोकस करते थे, पर्सोनेल के काम पर फोकस करते थे या उनको मैनेज करने का, रिकॉर्ड रखने का काम करते थे. ठीक है, लीगल रिक्वायरमेंट्स जो रहती थी पर्सोनल मैनेजमेंट में उसके ऊपर ज्यादा फोकस था. मतलब यहाँ पर ना तो कोई एचआर उस समय होता था, ना ही कोई ऐसा इंडिविजुअल होता था जो लोगों को हायर कर रहा है. उनका सिर्फ ये काम था कि जो मिनिमल लीगल लॉज या फिर रेगुलेशंस बने हुए उनको हम फुलफिल करें और उसके अनुसार अपना कार्य आगे बढ़ाएं. जैसे कि लेबर लॉज निकलते हैं कुछ, अभी बहुत सारे लेबर लॉज बने भी हैं, पहले भी बने थे, बट हम पहले 1900s की पहले की बात कर रहे हैं, तब इतना सब डेवलपमेंट नहीं हुआ था. ठीक है, पहले बस ये था कि वो एक इंश्योर करते थे कि हमारे यहाँ चाइल्ड लेबर ना हो, 14 साल से छोटे बच्चे जो है वो काम ना करे, बस इतना इंश्योर करते थे. बाकी आपको जो करना है करिए. उनको कोई सेफ्टी गियर्स नहीं दिया जाता था, उनको कोई इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, छुट्टियां, ये सारी चीजें जो बेनिफिट्स रहते हैं कि एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं वो सारी चीजें नहीं प्रोवाइड की जाती थी. दे वर जस्ट कंसर्न अबाउट द थिंग दैट वेदर दे आर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, और वेदर दे आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट. सिर्फ वो रिकॉर्ड मेंटेन करते थे. ठीक है, फिर इसके बाद था कंप्लायंस विथ लॉज. इसी का एक पार्ट है कंप्लायंस विथ लॉज. जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला, क्या बोला कि वो एक ये इंश्योर करते थे कि कि चाइल्ड लेबर जो है वो ना हो, प्रिवेल ना हो ऑर्गेनाइजेशन में. चाइल्ड लेबर सभी को पता है ना. तो ये सारे क्या प्राइमरी फंक्शन थे इसके 1900s में, कि इसको बस देखना रहता था. ये इंश्योर करते थे, सुनिश्चित करते थे कि ये सारी चीजें लागू हो रही हैं सही तरीके से कि नहीं हो रही हैं. बस इनका काम ये था. इनके पास कोई एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट नहीं बनाया गया था इन्होंने कि हम एचआर डिपार्टमेंट बना दिया है, लोगों को कोई दिक्कत हो रही है तो एचआर के पास जाए, या उनके पेरोल में कोई दिक्कत आ रही है या उनकी सैलरी, वेजेस या फिर उनकी अटेंडेंस या फिर उनके बोनस या फिर उनके डिडक्शंस, बहुत सारी चीजें होती है कि दिक्कत आ रही है तो कोई एक डिपार्टमेंट बना और वहां पर जाके वो अपनी बातें रख सके. ऐसा कुछ नहीं होता था. सिर्फ एक इंडिविजुअल बैठता था, रजिस्टर लेके वो अपने लेखा जोखा करता था, बस. ठीक है, ये होता था 1900s के पहले. फिर बात करते हैं हम 1900s के बाद की. तो ये था पहला चीज. फिर दूसरी बात 1900 से 1940s, इसमें हुआ साइंटिफिक मैनेजमेंट का उजागर या फिर वैज्ञानिक प्रबंधन का उदय. ठीक है, तो हम इसको एक वे में लिखेंगे, राइज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. राइट, यही था. मैंने यहां पर इस टाइम पे कोई सा एक इंडिविजुअल का नाम लिया था. किसका लिया था? एफडब्ल्यू टेलर. एफडब्ल्यू टेलर ने क्या इंश्योर करा था, क्या चीजें देखी थी? एनीवन? एफडब्ल्यू टेलर.
हम्म, यस, प्रोडक्टिविटी थी वो डिटोरिएट हो रही थी। सही बोला। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो था वो एफ डब्ल्यू टेलर लेकर आए, दैट इज फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। उन्होंने ये चीज को इंट्रोड्यूस करा ऑर्गेनाइजेशंस में। उन्होंने ये देखा कि हम दो तरीके की सिचुएशंस या फिर दो तरीके का वातावरण जो है एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करते हैं। एक वातावरण जो बहुत अच्छा है और दूसरा वातावरण जिसमें हमें बेसिक चीजों की जरूरत जिसकी होती है वो नहीं दी गई है। तो उनको ये चेक करना था कि प्रोडक्शन लेवल जो है वो दोनों में कैसे डिफरेंट हो रहा है। जहां पर हमने अगर वेंटिलेशन या फिर लाइटिंग या फिर सैनिटेशन जो है वो सारी चीजें अच्छी दी है तो वहां पर प्रोडक्शन जो था वो पहला ग्रुप अच्छा कर रहा था, सही कर रहा था। वेरएज अगर हम दूसरे ग्रुप की बात करें तो वहां पर हमने सैनिटेशन सही से नहीं दिया था, लाइटिंग सही से नहीं दी थी, वाटर जो था वो भी सही नहीं था। तो क्या हुआ, वहां पर प्रोडक्शन जो था उनका वो कम हो रहा था। इससे उन्होंने ये चीज मतलब अपने कंक्लूजन पे आए कि अगर हमें हमारे एम्प्लॉयज से प्रोडक्शन या एफिशिएंसी चाहिए तो हमें उनको उनके लिए जो इन्वायरमेंट क्रिएट करना है वो भी हेल्दी होना चाहिए। अगर वो हेल्दी नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमारे जो टास्क दिए गए हैं वो भी फुलफिल नहीं हो पाएंगे। फाइन, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट था जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया था। फिर इन्होंने बोला था इंट्रोडक्शन ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट। अब जब उन्होंने ये चीजें देखी कि इंडिविजुअल्स के लिए हमें बहुत सारी चीजों को लेकर आना पड़ता है, उनकी सेटिस्फैक्शन मोटिवेशन लेवल को भी सेटिस्फाई करना रहता है, राइट। तो उन्होंने बोला कि अब करते हैं हम एक इंट्रोडक्शन किस चीज का, एक डिपार्टमेंट का, इंट्रोडक्शन ऑफ पर्सनल डीपीटी। ठीक, डीपीटी इज डिपार्टमेंट। फाइन। तो अब उन्होंने ये देखा कि अराउंड दिस टाइम ऑर्गेनाइजेशंस जो थे उन्होंने एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाना शुरू कर दिया। अभी तक यहाँ पर हमने देखा था कि कोई सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं था, यहाँ पर हवाबाजी चल रही थी, यहाँ पर रजिस्टर में सब कुछ लिखा जा रहा था, मतलब कच्ची तरीके से टेम्पररी काम हो रहा था। बट अब इधर जब साइंटिफिक मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस हुआ तो उन्होंने बोला कि अब हम एक नया डिपार्टमेंट बनाएंगे, है ना। उसमें क्या होगा, वो सारी चीजें इंश्योर करेगा। क्या इंश्योर करेगा कि एम्प्लॉयज के ग्रीवेंसेस जो भी रहते हैं, उनके दुख दर्द, सैलरी से रिलेटेड जो टॉपिक्स रहते हैं, उनके जो बाकी के प्रमोशन या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, स्क्रीनिंग, ये सारा जो काम होता है, एक्टिविटीज कराना, ये सारा काम जो रहेगा ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ही कराएगा और कोई इंडिविजुअल इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्राइमरी रोल था इनका, ये डिपार्टमेंट बनाने का, कि कंपनी की एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो सके। इंडिविजुअल की तो इन्होंने डिटरमाइन कर ली कि दो तरीके की इन्वायरमेंट दी और उससे कैसे हमें कैसा इन्वायरमेंट देना चाहिए जिससे कि एफिशिएंसी इंक्रीज हो। बट अब यहाँ पर कंपनी की एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है उन्हें। क्यों? क्योंकि कंपनी में अगर अलग अलग इंडिविजुअल बार बार एम्प्लॉयज के काम में इन्वॉल्व होंगे तो वो अपना काम कब करेंगे। इसलिए उन्होंने एक नया डिपार्टमेंट बना दिया कि तुम सिर्फ इनके कामों के ऊपर ही फोकस करो, आपका काम है लोगों को हैंडल करना, लोगों को मैनेज करना, लोगों का प्रबंधन करना। ठीक है, वो बाकी के इंडिविजुअल्स फिर उसमें उनके काम में इन्वॉल्व नहीं होंगे। दूसरे इंडिविजुअल्स जैसे फाइनेंस वाला दूसरे वाले के मार्केटिंग वाले में इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट जो रहेगा वो ही इन्वॉल्व होगा कि उसको क्या दिक्कतें हो रही है और वो ही उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। फाइन। जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जिसको हम विनिर्माण संयंत्र बोलते हैं। कर्मचारियों के लिए, मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, यू गाइज अंडरस्टैंड दैट, राइट। वर्कर्स जो थे वहां पर फास्टेस्ट वे टू, उनको ये डिटरमाइन करना था कि वर्कर्स जो है वो कितनी जल्दी अपना काम या फिर टास्क जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और उनका मेन गोल ये था कि उनका जो आउटपुट है वो कैसे मैक्सिमाइज करें। ठीक है, तो ऐसे करने के लिए उन्होंने क्या करा, अलग अलग उनको दो रास्ते दिए गए। एक ट्रेडिशनल वे ऑफ मेथड वो अपना रहे थे प्रोडक्शन के लिए, एक मॉडर्न वे ऑफ मेथड अपना रहे थे प्रोडक्शन के लिए। ट्रेडिशनल में वही पुराना तरीका कि मैन्युअली हाथ से उन्होंने चीजों को बनाना था, और मॉडर्न में उन्होंने नई मशीन लेकर आ गए। ठीक है, तो वो चीजें जब उन्होंने देखा, एक ग्रुप जो था हाथ से बनाने वाला उसको टाइम लग रहा था काम करने में, और क्वालिटी भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिफर हो रही थी। वेरएज जो मशीन यूज कर रहे थे ग्रुप, वो जल्दी प्रोडक्शन कर रहा था और जल्दी टारगेट्स अचीव कर रहा था। ठीक है,
तब जाके उनको ये लगा कि हमारे आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमें सेकंड मेथड जो है, दैट इज मॉडर्न वे ऑफ टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है उसका उपयोग करना चाहिए, तब जाके हमारा प्रोडक्शन जो है वो और अच्छे से बढ़ पाएगा। फाइन। तो ये था 1900 से 1940s में। इसमें मतलब मेन डिफरेंस आप ये समझिए कि यहाँ पर कोई डिपार्टमेंट नहीं था, यहाँ पर डिपार्टमेंट बन गया है। ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं हम 1940s से कंटिन्यू करेंगे टू 1960s। ठीक है। ये था वो समय जब शॉर्टेज होने लग गई। क्यों शॉर्टेज हुई थी? वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था, है ना। अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ तो उसके इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे पड़े, राइट। यू गाइज नो दिस वेरी वेल। अब इस पीरियड में, इस समय में, ये 20 सालों में लेबर की शॉर्टेज होने लग गई। ठीक है। लेबर की शॉर्टेज होने लग गई तो पहली चीज उन्होंने ये देखा कि, पहला इसका पॉइंट हम डाल लेते हैं, जैसे हमने ये डाला है, पोस्ट वॉर लेबर शॉर्टेज। ठीक है। युद्ध के बाद श्रमिकों की कमी। बहुत सारी कंट्रीज जो थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद लेबर शॉर्टेज फेस करने लग गई थी। इस सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशंस का मेन फोकस था कि वो सही तरीके का रिक्रूटमेंट करें, तब इंट्रोड्यूस हुआ रिक्रूटमेंट करना। ठीक है। फिर उसके बाद उनका एक और चीज इंट्रोड्यूस, दैट इज सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में डिफरेंस क्या है, किसी को पता है? योग्यता के नहीं। पहले तो जिस पद के लिए अपने को चाहिए उसके लिए विज्ञप्ति निकालना, मतलब कि जो नोटिफिकेशन निकलता है वो निकालना, फिर उसमें लोगों को बताना कि हम इस पोस्ट को आपको अपॉइंट करना चाहते हैं, फिर लोगों के बीच में जो योग्य है उनको सिलेक्ट करना। तो हाँ, वेरी गुड। अब हम यहाँ पर सिर्फ रिक्रूटमेंट, इन्होंने पूरी प्रोसेस बताई है, बट हम यहाँ पर रिक्रूटमेंट की बात करें। जब बल्क नंबर में, बल्क क्वांटिटी में हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं किसी भी पद के लिए, ठीक है, उसमें अभी हमने छटनी नहीं की है। ठीक है। वो हमने सबने एक साथ डाल दिया। जैसे कोई सरकारी भर्ती निकलती है तो अलग अलग बैकग्राउंड के लोग रहते हैं, राइट। क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता वहां पर, है ना। वो हर स्ट्रीम के लोग डाल देते हैं अपनी एप्लीकेशन। वो रिक्रूटमेंट मतलब आपने एडवर्टाइज कर दिया, लोग उसके लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दिए हैं। आफ्टर दैट आप अपने क्वालिफिकेशन, अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सिलेक्शन करते हो। सिलेक्शन मतलब छटनी करते हो, और छटनी के बाद जो बेस्ट कैंडिडेट होता है उसको अपनी कंपनी में हायर कर रहे हो। क्लियर है? जब छटनी होती है उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग। ठीक है। और जब सिलेक्ट कर लिया कि हाँ ये ही राइट बंदा है, यही राइट पोजीशन के लिए यही राइट बंदा है, तो उसको बोलते हैं सिलेक्शन। क्लियर है डिफरेंस? तो इस टाइम पे उन्होंने इंट्रोड्यूस करा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। उनको क्यों चाहिए था ये चीज? पहले क्या हो रहा था, अंधाधुंध लोग आते थे, काम करने लग जाते थे, उनको सैलरी उनके काम के अनुसार दे देते थे। अब यहाँ पर ये चीज हो गई है इंट्रोड्यूस कि अब हमें ये देखना है कि हमें जिनकी रिक्वायरमेंट है सिर्फ उन्हीं को हायर किया जाए। फालतू के लोग जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जो हमारे डिजायर्ड स्किल सेट से मैच नहीं कर रहे हैं, उनको हम हायर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, अभी शॉर्टेज है, कमी है। जितनी रिक्वायरमेंट हम घर में भी वही करते हैं। अगर हमारे पास फाइनेंसिस की कमी रहती है तो सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है हम उसी के ऊपर पैसा लगाते हैं या खरीदते हैं चीजों को, राइट। तो वैसा ही यहाँ पर भी हुआ कि जब शॉर्टेज है हमारे पास लेबर की, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ हम रिक्रूटमेंट करेंगे एंड देन सिलेक्ट करेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। फाइन, क्लियर है ये चीज? अब उनका ये चीज तो हो गई क्या, हायर करने की। इसके बाद आया डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। उन्होंने बोला डिपार्टमेंट तो बन गया, राइट। अब डिपार्टमेंट के बाद उनका काम क्या है? उनका काम यह था कि कंपनीज ने फॉर्मल ट्रेनिंग देना, प्रोवाइड करना शुरू कर दिया।
कंपनीज जो थी वो उन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो थे, फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उनको डेवलप करा, ताकि जो उनने नए हायर करे हैं लोग, उनको हम बहुत जल्दी प्रिपेयर कर सके और अपना काम जो है वो जल्द से जल्द शुरू कर सके। ठीक है, कोई भी कंपनी में इंडिविजुअल जाता है तो उसको काम नहीं आता है, उसको हायर उसके नॉलेज के बेसिस पे या फिर उसके एक होता है एंथुसियाज्म या जील कुछ नया सीखने के, उसके बेसिस पे हायर किया जाता है। ठीक है, तो वो उस जील का क्या करेंगे, अचार डालेंगे? नहीं, वो जील को उपयोग करेंगे कि भाई तुम्हें अब ट्रेनिंग दे रहे, तुम इतने अडेप्टिव नेचर के हो जो तुमने बोला था, तो अब उसको दिखाओ, तुम जल्दी सीखो और जल्दी काम पे लगो। ठीक है, और हर एक इंडिविजुअल कंपनी का अलग अलग ट्रेनिंग टाइम होता है उनके काम के अनुसार। कोई कंपनी जो रहती है वो 1 हफ्ता लेती है, कोई लेती है 1 महीना, कोई बाहर भेज देती है ट्रेनिंग के लिए, राइट। कोई बोलते हैं कि आपको हम 1 दिन में आप बैठिए आपके डेस्कटॉप पे, आपका ये कंप्यूटर है, हम एक इंडिविजुअल ऑपरेशंस हेड को भेज रहे हैं, वो आपको समझा देगा कैसे कैसे काम करना है, 1 दिन में आप सीख जाएंगे, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात हुई कि अब सिलेक्ट तो कर लिया है, हायर तो कर लिया है, पर उनको तैयार करने की भी जरूरत होती है। तो इसलिए ये डिपार्टमेंट्स जो रहते हैं वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं, ताकि वो लोग स्किल्स जो है वो डेवलप ग्रो कर सके अपनी एम्प्लॉयज में, एंड प्रोडक्टिविटी जो है उसको भी बढ़ा सके। ठीक है, ये था हमारा 1 2 3 तीसरा वाला पार्ट ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ HRM। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है, वो मैं आपको बता देती हूँ, सो दैट यू गाइज गेट अ मोर क्लियर पिक्चर अबाउट दिस। ओके, factories began providing specialized training for workers to operate machines that required a certain skills level. Companies in industries like automotive or manufacturing would train workers on how to use new machine to keep production lines running smoothly. एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में उन्होंने वर्कर्स ले रखे हैं, वर्कर्स को उन्होंने ये सिखाया है कि आपको मशीन को कैसे चलाना है। अगर वो मशीन को नहीं चलाना सिखाएंगे तो क्या वो वर्कर उस मशीन को सही तरीके से उपयोग में ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, कोई अगर एक बर्नर है, सपोज बर्नर सबको पता है ना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, बड़े बड़े बर्नर्स होते हैं, उसमें केमिकल्स और पता नहीं क्या क्या चीजें डाली जाती है, आई थिंक यही होता है भाई, है ना। मैं जब हायर हुई थी तब तो यही देखा था हमने। तो उसमें बर्नर्स में चीजें होती है, अब उसको नीचे से ऑपरेट करना जरूरी होता है मशीन को लगाने का, है ना। चलो ये भी छोड़ो, फोटोकॉपी मशीन होती है ना, हर किसी को तो फोटोकॉपी नहीं करनी आती होगी, उसको कैसे चलाते हैं, है ना। वो वहां पर एक मैडम रहती है या सर रहते हैं, वो चलाते रहते हैं। ठीक है, तो उनको क्या पहले बताया होगा कि कैसे आपको कौन से बटन दबाने हैं, तब जाके इतनी कॉपीज निकलेगी, कौन सी आपकी फैक्स मशीन है या फिर कौन सा प्रिंटर जो है इससे कनेक्टेड होगा तो किस नाम से आएगा ऊपर, तो आपको उसको सिलेक्ट करना है एंड देन आपको फोटोकॉपी करनी है। कभी देखा है किसी ने, है ना, ऐसे ही होता है। ठीक है, जिनने नहीं देखा कभी ऐसे खड़े हो जाना फोटोकॉपी वाले के बगल में, बड़ा मजा आता है, ऐसी अतरंगी चीजें करा करो, बहुत अच्छा लगता है। अनपढ़ बन जाओ, कहीं पे भी जाओ, एकदम अनपढ़, तुम्हें ना बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा फिर चीजें, सच्ची में बोल रही हूँ। आप अगर अब जहां पर अपना ज्ञान देने लग जाओगे ना, तो सामने वाला आपको बोलेगा कि इसको जब आती है तो हम क्यों बताएं, ज्यादा समझदार बन रहा है। ठीक है, सो ऐसा भी नहीं कि तुम पढ़ाई में फिर अनपढ़ बनो, आई एम नॉट सेइंग दैट, जस्ट आपको प्रैक्टिकल दुनियादारी के लिए बता रही हूँ कि जब चीजें आप झिझकते हैं पूछने में, तो तब आप अनपढ़ बनिए, अनपढ़ का रोल निभाइए और फिर आप सीखिए। सीखने में कैसे भी तरीका अपनाइए, अच्छी बात है सीखना। ठीक है, तो फोटोकॉपी मशीन वाला भी सीखता होगा कैसे ऑपरेट करना है, कितनी कॉपीज निकालनी है, किसका प्रिंटर का नाम क्या रहेगा, तो हमें उसको कैसे सिलेक्ट करना है, राइट। अगर उसको ये ट्रेनिंग नहीं दी गई होगी तो क्या वो सही तरीके से जल्दी जल्दी जितने लोग लाइन लगी हुई है फोटोकॉपी करवाने के लिए, वो सही तरीके से दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो सेम यहाँ पर भी कहा गया है कि उनको ट्रेन किया जाता है। जब भी इंडिविजुअल्स जो हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या फिर कोई सी कंपनी में हायर किए जाते हैं, तो हम उसको ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो सही तरीके से मशीन्स का उपयोग जो है वो कर सके और उनका प्रोडक्शन लेवल जो है वो इंक्रीज हो सके। अदरवाइज एक स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा।
आखिर हमने हायर क्यों करा है उनको, किसी पर्पज से ही हायर करा है, हमें तो मजा नहीं आ रहा है कि फ्री में पैसा दे हम उनको, राइट। और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस तो पूरा का पूरा निचोड़ लेती हैं एम्प्लॉयज को कि तुम काम करके दो, अभी पैसा दे रहे हम, दे एक्ट लाइक दे ओन यू, ठीक है, वो आपके मालिक है, दे हैड पेड फॉर यू, ऐसा। सो वो चीज मैटर करती है बहुत ज्यादा उनके लिए, ठीक है। ये बात भी सही है, लेकिन अब सरकारी दफ्तर सुधर गए हैं बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि अब यंग लेबर फोर्स आ गया है, वर्क फोर्स जो है, हम लोग जैसे लोग जो यंग हैं वो सब लोग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, तो दे आर मोर कंसर्न अबाउट डिलीवरिंग द गुड सर्विसेज, राइट। अब हमारे मोरल वैल्यूज भी हो गए कि हमें करप्ट नहीं होना है। एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर, सी आई ऑलवेज से दैट, है ना, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं हमेशा। किसी को पैसे की जरूरत है ज्यादा तो वो करप्टेड होगा, ठीक है। करप्शन इज नॉट ऑलवेज अबाउट मनी, करप्शन कैन बी चमचागिरी से भी आ सकती है करप्शन, ठीक है। उनने बोल दिया कि आपको कुछ गुड्स मिल जाते हैं फ्री में, है ना। कभी कोई, सपोज अगर मैं एक टीचर हूँ, है ना, और मेरा कोई गांव का स्टूडेंट है तो उसके खेत है, तो मैंने बोला यार सरसों लाके दे देना मुझे, ये मेरा करप्शन है कि नहीं। लहसन महंगी हो रही थी, मैंने बोला लहसन ला दे यार, तेरे घर पे हो रही है तो, है कि नहीं, ये मेरा करप्शन है। सो करप्शन लेवल भी डिफर करता है। सो अब सरकारी विभाग बदल चुके हैं क्योंकि वहां पर अब आने वाली जो नई पीढ़ी है जो टेक ओवर कर रही है वो अलग है, उनका मोरल वैल्यूज अलग है, आई बिलीव दैट। और एजुकेटेड तो है ही सही, बस वही बात है, जहां ज्यादा ज्ञान दिया वहां। चलिए बैक टू द टॉपिक। हाँ जी, इसको हम एक और चीज से लिख सकते हैं, अगर आपको इसको एक नाम से डिनोट करना है तो लेबर शॉर्टेज आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, लेबर शॉर्टेज आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, WW वर्ल्ड वॉर, ओके। अब बात करते हैं 1960s से, 1960s से 1980s की। दिस वॉज द पीरियड जब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन का उदय हुआ था, ठीक है। हम इसको लिख लेते हैं, राइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, ठीक है। इसका पहला पॉइंट है, आई शुड स्टेप डाउन, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मैं लिख देती हूं, फिर हम इसको समझते हैं। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम, ठीक है। I'll रीड आउट। 1960s से 1980s का पीरियड था, यहां पर उदय हुआ किस चीज का, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन का। इसका पहला पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और दूसरा पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम, PAS आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। अभी तक जितने भी हमने पीरियड्स पढ़े, यहाँ पर सबका मेन फोकस क्या था, प्रोडक्टिविटी, है ना। सब बात कर रहे थे प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम एम्प्लॉयज को पेमेंट करेंगे, राइट। बट अब आया ये वाला पीरियड 1960s से 1980s का, यहाँ पर उन्होंने देखा कि हम प्रोडक्टिविटी के अलावा एम्प्लॉय के बिहेवियर के ऊपर भी फोकस करेंगे। एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसा है, उन्होंने ये बोला कि अगर एम्प्लॉय, ये फर्स्ट पॉइंट के अंडर आएगा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो सेटिस्फाई है, मोटिवेटेड है और उसको एक बिलोंगिंगनेस क्रिएटेड है ऑलरेडी अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, तो उसका बिहेवियर जो रहेगा वो चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? सिंपल सी बात है, अगर आप अपने काम में खुश हो तो आप अपना काम दिल से करोगे, अच्छे से करोगे,
राइट? अगर आपके काम में आपको महत्वता दी जा रही है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो आप खुश रहोगे, तो आप अपना काम अच्छे से करोगे। वहीं अगर आपको ये सारी चीजें नहीं मिलेगी तो आपका जो प्रोडक्शन लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इन्होंने बोला कि हम रेदर देन फोकसिंग ऑन द प्रोडक्शन और द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल, वी शुड फोकस ऑन देयर बिहेवियर। हम उनको कैसे सेटिस्फाई करें, हम कैसे उनको इंस्पायर करें, ठीक है, हम कैसे उनको ये मोटिवेट करें कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन में एक इम्पोर्टेंस होल्ड करते हो, आपकी एक वर्थ है इस ऑर्गेनाइजेशन में, महत्वता है, वैल्यू है, जिससे डायरेक्टली हमारा प्रोडक्शन जो है वो इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहेगा तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन डिक्रीज होगा। सिंपल सी बात है। अगर मैं एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं यहाँ पर काम करने में खुश हूं तो मैं सेटिस्फाई हूं, तो मतलब मैं अपना काम अच्छे से कर रही हूँ, मैं आपको और नए नए एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, मैं और नए नए तरीके लेकर आ रही हूँ पढ़ाने के, और नई भाषा का उपयोग कर रही हूँ, और ऐसी कॉमन लैंग्वेज का यूज कर रही हूँ जिससे कि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, ऑल्दो मैं चाहूँ तो मैं अंग्रेजी में भी बोल दूं फटाफट, छोड़ो समझे तो समझे, मैं ऐसा सोच लूं, है ना? नहीं, बट क्या मैं अपने काम में खुश हूं तो इसलिए मैं अपना काम अच्छे से कर रही हूँ, है ना? मेरा प्रोडक्टिविटी क्या है कि आप लोग सही से समझ रहे हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं ना खुश रहूं अपने काम में और सिर्फ अपना मैटर डिलीवर करके चली जाऊं और आप लोगों को तब समझ में भी नहीं आएगा, और तब आप मेरा जो प्रोडक्शन लेवल जो है, मतलब जो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है वो कम हो जाएगी, राइट? तो इससे क्या होगा? सिंपल सी बात है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आप लोगों की भी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। आप लोग अगर समझेंगे नहीं सही तरीके से तो आप लोग मैटर क्या लिखेंगे, क्या कंटेंट करेंगे, आप एग्जाम में कैसे पास करेंगे, राइट? सो दिस इज हाउ इट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल विथ द प्रोडक्टिविटी। ओके, यस यस, नहीं कम तो नहीं होगा, वही तो। अब ये नेक्स्ट पॉइंट यही तो है, इंट्रोडक्शन ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। अब आपने इंडिविजुअल्स को सेटिस्फाई तो कर दिया, बट एक लेवल आएगा कि ठीक है मैं हो गया सेटिस्फाई, अब आगे क्या, है ना? हर बार यही क्वेश्चन आता है। हम अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर रहे हैं, हमने बहुत सारी चीजें सीख ली, इनिशियल डेज में हमें बड़ा मजा आया कि नई चीजें सीखने को मिल रहा है, देन एक पॉइंट आता है कि नाउ व्हाट, अब आगे मेरा करियर कैसे ग्रो करेगा, what I am learning from this organization, what new thing I am getting from this organization, right? तो तब इन्होंने बोला कि अब हमें करना है परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम को इंट्रोड्यूस। उनका जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहेगा उसी अनुसार उनको जो है पैसों की वृद्धि की जाएगी। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकता है और नॉन मॉनेटरी में भी, अगेन वही बात है, रिवॉर्ड्स दे देना, पैसे दे देना, बोनसेस दे देना, इंसेंटिव्स दे देना, ये सारी चीजें जो रहती है वो इसके अंडर आती है इंट्रोडक्शन, सो दैट उनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल एक हाई पीक पॉइंट पे पहुंच गया था, है ना, उसके बाद स्टेबल हो गया। अब ग्राफ उनका सीधा यू जा रहा है, बट हमें अगेन अगर ग्राफ ऐसा जा रहा है तो उसको लगेगा कि कुछ मजा नहीं आ रहा है, सो लेट्स लीव द ऑर्गेनाइजेशन, छोड़ दो ऑर्गेनाइजेशन को। बट व्हाट वी वांट, हमने तो पैसा लगाया उस एम्प्लॉय को हायर करने में, ट्रेनिंग देने में, हमें चाहिए कि वो एम्प्लॉय बना रहे हमारे साथ, इसलिए हमने उसको ये बोला कि ठीक है हम तुम्हारे परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग तुम्हें और अप्रेजल देंगे और तुम्हारा सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है ये चीज? सो ये परफॉर्मेंस जो रहता है बहुत सारी चीजों से होता है। हम हमारे एक्चुअल स्टैंडर्ड्स और स्टैंडर्ड्स और एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं, हम एक सीमा सेट कर देते हैं कि आपको इतना स्टैंडर्ड तो अचीव करना ही है। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई रिपोर्ट बना के देनी है, तो उन्होंने बोला कि आपको अगले 2 दिन में वो रिपोर्ट देनी है। आपने अगर वो रिपोर्ट दे दी 2 दिन में, दैट्स वेल एंड गुड, मतलब आपने स्टैंडर्ड सेट कर रखा था 2 दिन का, आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस दी 2 दिन वाली ही और उसके अंदर आपने दे दिया। इफ यू गाइज वोंट बी एबल टू डिलीवर द रिपोर्ट विद इन 2 days, तो फिर क्या आपकी परफॉर्मेंस क्या है? कम है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे भी वो जज करते हैं, फीडबैक के अकॉर्डिंग भी जज होता है, इंटरनल फीडबैक भी होता है, एम्प्लॉइज से भी फीडबैक लिया जाता है, कलीग्स का। ठीक है, सपोज अगर अलग अलग इंडिविजुअली बुलाया जाता है कभी कभी कलीग्स को, है ना, HR डिपार्टमेंट में ऐसा होता है, एंड दिस इज ट्रू। वो लोग ऐसे अरे चलो आज बात करते हैं,
बुलाएंगे तो ऐसे जानबूझकर सबके सामने कि इट्स लाइक कि वेरी नॉर्मल डे, अच्छा चल रहा है, बट जो कैबिन में होता है उसको फिर पकड़ा जाता है, बताओ क्या चल रहा है, उसकी परफॉर्मेंस क्या हो रही है, क्या चल रहा है। आजकल वो ज्यादा फोन यूज करता है ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, why the person is not performing well, you guys sit together, what is going on, क्योंकि जब जहां रहते हैं उसके आस पड़ोसी वाले को भी तो पता चलता है कुछ तो चल रहा है, कुछ तो चल रहा है वाली सीन हो जाता है ना। तो बहुत सारी चीजें जो रहती हैं फीडबैक के थ्रू होता है, एक एक्सटर्नल फीडबैक होता है, एक इंटरनल फीडबैक होता है, उसके अकॉर्डिंग भी मेजरमेंट्स किए जाते हैं फॉर द परफॉर्मेंस को सिर्फ, उनको कोई मतलब नहीं आपकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, नो वन गिव्स अ डैम टू एनीवन, किसी को कोई मतलब नहीं होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड प्लीज आप भी आगे जाने वाले वर्क लाइफ और आपका ये चीज अलग रखिए, नेवर मिक्स इट अप। जहां आप इमोशनल हो गए, जहां आपको लगा कि अरे मेरा वर्क है, मेरा काम है, जहां वो अटैचमेंट आ गई, देन यू वोंट बी एबल टू ग्रो इन योर करियर। आई नो दिस। और लड़कियां तो बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती हैं, लड़के तो प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है, बॉयज आर वेरी प्रैक्टिकल इन नेचर, दे आर लाइक कि ठीक है छोड़ो ऑर्गेनाइजेशन, आई एम नॉट गेटिंग पेड, लीव दिस ऑर्गेनाइजेशन, जाने दो। वेयर एज गर्ल्स, ठीक है यार शायद नेक्स्ट मंथ हो जाए, गर्ल्स बी लाइक दिस, शायद आने वाले 6 महीने में मेरा अप्रेजल आ जाए, प्रमोट हो जाऊं मैं तो मेरा पैसा बढ़ जाएगा। दैट प्रोबेबिलिटी, बेनिफिट ऑफ डाउट लड़कियां हमेशा दे देती है हर चीज में, सो प्लीज डोंट गिव दैट, ओके, ऑर्गेनाइजेशंस डोंट डिजर्व अस फॉर दिस थिंग। सो ऑर्गेनाइजेशंस जो रहती हैं एम्प्लॉयज के सेटिस्फेक्शन लेवल को इनहैंस करने के लिए अप्रेजल सिस्टम लेकर आती है, उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करती है, मेजर करती है, फिर उसके बाद उनको उसी के अकॉर्डिंग पैसे या फिर रिवॉर्ड्स जो रहते हैं वो देते हैं, फीडबैक होता है साथ साथ में, और अलग अलग डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज भी दी जाती है। कभी कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन रहती है अप्रेजल पैसे के बजाय वो शेयर्स दे देते हैं अपने एम्प्लॉयज को, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपको बोलते हैं कि ठीक है हम आपको, उन्होंने आप में काबिलियत देख ली तो वो आप लोगों को कुछ ऐसे प्रोग्राम्स फ्री में दे देंगे कि ठीक है तुम ये प्रोग्राम अचीव करो, ये पढ़ो लिखो और अपने करियर में आगे बढ़ो, डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज ये हो गई। ये भी हो सकता है, सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन में बहुत पढ़ने वाला इंसान है, उसको बहुत सारी चीजें पढ़ने का बड़ा शौक है, तो उसको क्या करते हैं कि जो हेड्स होते हैं उसको फ्री में कोई से प्रोग्राम्स दे देते जो बहुत महंगे होते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या फिर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी होता है, तो वो फ्री में दे देते हैं, तो वो पर्सन खुश हो जाता है कि दे आर मोर कंसर्न अबाउट माई करियर ग्रोथ एंड सो दैट आई कैन डेवलप द स्किल्स इन माई सेल्फ, दैट्स व्हाई दे आर ऑफरिंग विद दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो रहती है इस पर्टिकुलर फेज के अंदर आती है, दैट इज 1960s और 1980s के टाइम पे। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? फिर इसके बाद आते हैं हम नया फेज 80s और 2000, ये आ गए, ये वाला पीरियड 90s किड्स वाला, है ना। अब यहां पर बात आई हमारी, दे शिफ्ट टू स्ट्रेटेजिक HRM। इसको हिंदी में बोलेंगे रणनीतिक HRM में बदलाव। पहला पॉइंट इसका SHRM, दैट इज अगेंस्ट स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, SHRM लिख दिया मैंने, ठीक है। अब 1980s में क्या हुआ कि जो HR डिपार्टमेंट है वो अपने आप को ज्यादा कंपनी से क्लोज करने लग गए। अभी तक वो एम्प्लॉयज से क्लोज चल रहे थे, एम्प्लॉयज के बारे में सोचना, एम्प्लॉयज के लिए नई बेनिफिट स्कीम्स लेकर आना, उनको सेटिस्फाई करना, उनके लिए एक्टिविटीज अरेंज करना, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अरेंज करना। बट एट द सेम टाइम अब यहाँ पर ये काम तो चल ही रहा है, बट HR जो थे वो अपने आप को और क्लोजली रिलेट करने लग गए हमारे बिजनेसेस के लिए, उनकी स्ट्रेटेजिक वर्किंग को अपनाने लग गए, बिजनेस की स्ट्रेटेजिक वर्किंग को अपनाने लग गए। उनका मेन फोकस था, अभी तक शॉर्ट टर्म फोकस चल रहा था, एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई करना,
ठीक है, ये शॉर्ट टर्म फोकस था। एम्प्लॉयज की जो प्रॉब्लम्स आती है उसको सॉल्व करना, ये शॉर्ट टर्म फोकस है। बट अब उन्होंने अपना फोकस लॉन्ग टर्म के लिए शिफ्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस से अपने आप को रिलेट करने लग गए हैं। बिजनेस के स्ट्रेटेजिक रणनीतियां जो बिजनेस ने बना रखी, प्लानिंग जो कर रखी है, उसके अनुसार अपनी प्लानिंग करने लग गए हैं। क्या पता कल को बिजनेस जो है उसने एक ये रणनीति बना रखी होगी कि अगले क्वार्टर में मुझे 2% का इंक्रीज चाहिए मेरे प्रॉफिट में, ठीक है। तो उन्होंने ये स्ट्रेटेजी को अपनी डिपार्टमेंट से अलाइन करा, साथ में जोड़ा एचआर डिपार्टमेंट ने। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर कंपनी को 2% का इंक्रीज चाहिए प्रॉफिट में, तो मुझे भी ऐसे एम्प्लॉयज हायर करने पड़ेंगे जो उस 2% के प्रॉफिट में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा दे सके और हम वो टारगेट अचीव कर सके। ठीक है, क्लियर है? ये थोड़ा बहुत घुसा किसी के दिमाग में कि नहीं घुसा? जागो ग्राहक जागो, पक्का? बिजनेस के स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजीज को अलाइन करना, अपनी स्ट्रेटेजीज में चेंजेस लेकर आना और उसको अचीव करना। ठीक है, ये इस टाइम पे SHRM हुआ 1980s से 2000 में। ठीक है, फिर इन्होंने बोला कि नई चीज इंट्रोड्यूस करते हैं। भाई ये वाला मोमेंट जो था, ये वाला टाइम पीरियड, ये सबसे सही टाइम पीरियड था। क्यों? वी गाइज आर ऑल्सो लाइक 90s किड्स, है ना? हम सब लोग मोस्टली हम 90s किड्स है। आई थिंक कोई मिलेनियल है क्या? 2004-5 वाले बच्चे? हाँ ठीक है, तुम भी 2002 वाली वही कहलाओगी। सो हम बात कर रहे हैं ये वाला पीरियड में। ये पीरियड बहुत अच्छा था, यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत हुआ। हमने नई नई चीजों को देखा है हमारे सामने, है ना? हमने मतलब क्वाड्डी कीपैड से हम टच स्क्रीन पे आए हैं। आप ये बात समझिए, पीछे डिब्बे वाले पीसी से हम लैपटॉप पे आ गए हैं। अब लैपटॉप फोल्डेबल लैपटॉप्स आ गए हैं, स्क्रीन टच लैपटॉप्स आ गए हैं। ठीक है, टीवी हमारे पास पीछे वो ऐसा बॉक्स वाली होती थी, यस, है ना? और अब हम कैसे पे आ गए? LED, स्मार्ट टीवीज। ठीक है, सी हम लोगों ने डेवलपमेंट देखा है। वी आर सो गुड इन दिस एंड आई फील सो प्राउड कि देखा है भाई, है ना? हमने वो देखा है, बेन 10 देखा है। अब तुम लोग इतने गंदे कार्टून देखते थे, वो पेपा पिग, छोटा भीम, टॉम एंड जेरी वाज गुड। छोटा भीम, आई कॉल इट चोट्टा भीम। ठीक है, सो मतलब हमने नई चीजों को देखा है, नई चीजों का डेवलपमेंट होते हुए देखा है ना? कुछ ग्रोथ देखी है हमने सारी। ठीक है, तो यही बात कर रहे हैं हम HRIS, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको बोलते हैं HR, सबको पता है। IS मैं लिख देती हूँ, इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो भी इंडिविजुअल HR फील्ड के होते हैं या फिर HR डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, उनको ये चीज उपयोग करना आनी चाहिए। दैट इज, इट इज अ सॉफ्टवेयर और यू कैन से इट इज अ टूल विच इज बीइंग यूज्ड इन सेवरल ऑर्गेनाइजेशन। सेवरल क्या, अब तो सारी ही ऑर्गेनाइजेशंस इसका यूज करती हैं। ये बहुत इजी वे है किसी भी एम्प्लॉय के डेटा को मेंटेन करने के लिए, ये सॉफ्टवेयर है। अभी हमने शुरुआत में क्या देखा था? मैन्युअली वो लोग कर रहे थे, एक रजिस्टर पे सारी चीजों का रिकॉर्ड कर रहे थे। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया कंप्यूटर, हमारे पास कंप्यूटर में आ गया सॉफ्टवेयर, दैट इज HRIS, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी इंडिविजुअल, जो ह्यूमन पीपल हमारा वर्कफोर्स है, उनके सारी इंफॉर्मेशन को हम उसमें स्टोर कर रहे हैं, उसके डेटा को स्टोर कर रहे हैं। इसमें ले आपका पेरोल से लेकर, आपकी अटेंडेंस से लेकर, आपकी परफॉर्मेंस, आपके मेट्रिक्स, आपके डेटा एनालिटिक्स जो एक परफॉर्मेंस का बनता है, या फिर आप बात कर लीजिए ग्राफ्स जो बनते हैं, पाई चार्ट जो बनते हैं, सारी चीजों का जो लेखा जोखा होता है वो पर्टिकुलर इस सॉफ्टवेयर में सारी कंपनीज रखती है, हर एक इंडिविजुअल, एक एम्प्लॉय का। इससे क्या हमें फायदा? टाइम बचता है, डिसीजन मेकिंग सही होती है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, ठीक है, और हमारा बेस्ट कंट्रोल होता है।
इजंट इट? हम कुछ एनालाइज करना है किसी इंडिविजुअल, सपोज मुझे माधव की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है, ठीक है। अब क्या मेरे पास ऑलरेडी मैट्रिक्स बने हुए हैं, ऑलरेडी डेटा फीड है, मुझे ये देखना है ये पूरे महीने में कितने दिन ऑफिस आया, कितने दिन ऑफिस नहीं आया, मुझे सब देखना है, मुझे इसका पेरोल बनाना है, ठीक है। मुझे मतलब पेरोल मतलब जिसमें आप लोगों के डिडक्शंस भी होते हैं, सारी सैलरी बनती है, ठीक है, डिडक्शंस के बाद। अब मुझे इसकी बनानी है, तो उसमें ऑलरेडी अटेंडेंस मेंटेन्ड है मेरी उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में, ठीक है। अब इससे क्या होगा, मैं ये देख रही हूँ कि 10 दिन तो आया ही नहीं, 20 ही दिन आया, और 20 दिन में 4 दिन तो छुट्टी हो गई हमारी संडे की, है ना। और अगर आईटी कंपनी हुई तो 4 दिन मतलब 4 दिन और गिन लो, सैटरडे तो 4 4 8 मतलब 18 दिन तो वो ही नहीं आया, सिर्फ आया 12 दिन, मतलब मुझे इसको 12 दिन का देना है। अब मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि ये तो पूरे महीने आएगा, लेकिन ये तो आया ही नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने उसके परफॉर्मेंस को एनालाइज करा कि इसने इस 12 दिन में जो मैंने टारगेट दिए थे वो अचीव करे कि नहीं करे। अगर करे वेल एंड गुड, अगर नहीं करे देन इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शंस लिए जाएंगे, ठीक है। सो HRIS जो है, ये सॉफ्टवेयर जो है, बहुत सारे काम को मेंटेन करने का काम करता है एक साथ। हम इससे बहुत सारी चीजें एनालाइज करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं और एक कंक्लूजन पे आते हैं। फाइन, फिर आते हैं हम, एक लास्ट स्टेज है जो कि अब चल रही है 2000 से लेकर प्रेजेंट टाइम। इसको बोलते हैं टैलेंट मैनेजमेंट एंड डेटा ड्रिवन HR। इधर लिख देती हूं मैं, टैलेंट मैनेजमेंट एंड डेटा ड्रिवन HR। टैलेंट मैनेजमेंट, इसका पहला पॉइंट है यही, टैलेंट मैनेजमेंट एंड सक्सेशन प्लानिंग। सिंपल सी बात है, नाम में समझ में आ रहा होगा, क्या आ रहा है समझ में? प्लानिंग समझ जाना, मैंने प्लानिंग लिखा है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिभा प्रबंधन और उत्तराधिकार योजना, ठीक है। सक्सेशन प्लानिंग, सक्सेशन जैसे राजाओं के सक्सेसर्स होते हैं, उत्तराधिकार होते हैं, है ना। तो वही हम यहाँ पर उसी की बात कर रहे हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास बहुत सारे एम्प्लॉयज है, उनके पास बहुत सारे स्किल सेट है, उनके पास नहीं भी है तो हम उसको डेवलप करते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार, ठीक है। तो वो हो गया टैलेंट मैनेजमेंट करना। बात आती है सक्सेशन प्लानिंग की। तो सक्सेशन प्लानिंग क्या हो गया भाई यहाँ पर, कि कंपनीज जो है वो फोकस करती है कि हम आइडेंटिफाई करें, डेवलप करें और रिटेन करें टॉप मैनेजमेंट, टॉप टैलेंट को। आइडेंटिफाई करना, सपोज यहाँ पर हम इतने सारे लोग हैं, ठीक है, मैंने किसी इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये बहुत अच्छा पढ़ता है या इसका आंसर राइटिंग अच्छा है, ठीक है, मैंने उसको बना के रखा अपनी क्लास में। क्यों बना के रखा? क्योंकि मेरे को चाहिए कि वो दूसरे बच्चों को भी इंस्पायर करे, उसके आंसर्स प्रोवाइड करे ताकि वो लोग रीड करे और वो भी अपने आप को वो चीजें डेवलप करे अपने अंदर, ठीक है। तो वही ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि टॉप टैलेंट को वो आइडेंटिफाई करते हैं, देखते हैं कि कौन अच्छा टैलेंटेड इंसान है यहाँ पर, फिर उसमें हम नई नई चीजें भी डेवलप करते हैं अगर हमें जरूरत पड़ती है तो, दूसरे लोगों के साथ मिलके कोलैबोरेट करके, और उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। साथ साथ में हम उसको बनाए रखने के लिए भी हमारा फोकस करते हैं, रिटेन करने के लिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि इंडिविजुअल जो टॉप टैलेंटेड इंडिविजुअल है उसमें एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो जाती है। फिर हम उसको समझ सकते हैं कि ये मेरा उत्तराधिकारी बन सकता है, ये ऑर्गेनाइजेशन में टेक ओवर कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टाटा की बात करते हैं, ठीक है, तो मिस्टर रतन टाटा कौन थे? उनके बायोलॉजिकल सन थे क्या? नहीं थे, है ना, नहीं थे ना। किसके नहीं थे? उनके फादर के। वाह, पिताजी का नाम पूछा मैंने, है ना। तो JRD टाटा, है ना। अब उन्होंने भाई, उनके तो बेटे नहीं थे वो, है ना, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि ये टॉप टैलेंटेड इंसान है ना, और यही इंसान मेरी ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर कर सकता है या इसका सक्सेसर बन सकता है या फिर इसका हेड बन सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास सारी कैपेबिलिटीज है, सारी एक
इंडिविजुअल एक आइडल मेंटोर में जो होनी चाहिए कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एम्पायर को हैंडल करने की, वो सारी क्वालिटीज इस इंडिविजुअल में है, तो सारी चीजें उनको दे दी गई। अब बात आई रतन टाटा की। रतन टाटा के बाद कौन उनके चीजों को हैंड ओवर, कौन चीजों को लेगा, तो एक शांतनु नायडू करके है जनरल मैनेजर, कभी देखा है, घुंघराले बाल, है ना। तो एवरीवन सेड कि ही विल टेक ओवर हिज एम्पायर, वो उनके उत्तराधिकारी बनेंगे, क्योंकि ही वॉज वेरी क्लोज टू हिम, ही वॉज अ फ्रेंड, ऑल्दो वो 29-30 के हैं एंड ही वॉज अ एल्डर पर्सन। मैंने क्या बताया था, लड़कों की दोस्ती, देखा, एंड प्रूव्ड, लड़कों की दोस्ती। तो एक 83-85 का आदमी के साथ 29 का लड़का, है ना, वो फ्रेंड्स, तो सबको ये लगा कि ये टेक ओवर करेंगे या ये देंगे, बट उनको भी शेयर्स देके गए हैं उनकी विल में। कभी आप लोगों ने रीड करा होगा उनकी विल, तो उन्होंने यही मतलब लेगेसी जो उनकी लिख के गए हैं, उन्होंने अपने कुत्तों के लिए दिया है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए रखा है पैसा, केयर टेकर के लिए रखा है पैसा, और साथ साथ में शांतनु के लोन्स जो थे, पर्सनल लोन्स पढ़ाई के लिए, वो भी उन्होंने खुद ने पे करने का बोला था कि आई विल डू दैट, उनकी विल में। बाय, क्योंकि उनको ये चीज लगा कि दिस पर्सन होल्ड्स द क्वालिटी विच आई possess and has that capability of taking forward my organization to other level, isn't it? अगर उनको ऐसा नहीं लगता, उनकी फैमिली है, उनकी फैमिली है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनकी फैमिली नहीं है। किसने अभी कौन चेयरमैन बना है तो वो क्या है, उनकी फैमिली है, बट एट द सेम टाइम उन्होंने जो देखा कि दूसरे लोग भी हैं जो डिजर्व करते हैं, टैलेंटेड, उनको सक्सेसर बनाया, ठीक है। तो उनको पहले तो टैलेंट मैनेज करा, क्यों, क्योंकि उस इंसान ने जो अपनी नई नई स्कीम्स लेकर आया, उसने वो डॉग्स के लिए एक हॉस्पिटल ओपन करवाया, उसने एक सीनियर सिटीजन्स के लिए भी जगह ओपन करवाई है, बुक रीडिंग के लिए एक स्पेस ओपन कर रखी है शांतनु ने। सो व्हाट डज दैट मीन कि ही possess certain kind of talent which can create a connectivity with other people, ठीक है, उसको रिटेन किया रतन टाटा ने, मतलब बनाए रखे अपने ऑर्गेनाइजेशन में। आफ्टर दैट उन्होंने उसको सक्सेसर प्लानिंग करी कि दिस पर्सन डिजर्व्स मोर देन दिस, सो आई विल प्रोवाइड दिस पर्सन सम हेल्प, ठीक है। तो दिस कम्स अंडर दिस पॉइंट। फिर एम्प्लॉय इंगेजमेंट एंड वेलबींग इसी के अंडर आता है। इसका मतलब ये होता है कि एम्प्लॉयज को इंगेज करके रखना और उनकी इंश्योर करना वेलबींग को। मतलब क्या करना, मतलब उनकी भलाई या फिर संलग्न जो रखते हैं, कर्मचारियों को संलग्न रखना या फिर उनकी भलाई के लिए सोचते रहना, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है, ठीक है। वो कैसे, वर्क लाइफ बैलेंस को ज्यादा महत्व देना, मेंटल हेल्थ को करना ज्यादा, मतलब क्या, एनकरेज करना, मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि भसड़ मची हुई है, दिमाग में काम करे जा रहा है हम मालो जैसा, नो, ऐसे काम ही नहीं होता है, छोड़ देगा एम्प्लॉय। जहां आपने ज्यादा प्रेशर डालना शुरू करा उस एम्प्लॉय के ऊपर, जहां उसकी वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बिगड़ा, वो छोड़ देगा। ईवाई का केस आपने सुना था, मैंने आपको इनिशियली बताया था, ईवाई में एक लड़की ने सुसाइड करा था, शी वॉज अ सीए, ठीक है, उसके ऊपर प्रेशर बहुत था, उसकी वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो रही थी, ना वो अपनी पर्सनल लाइफ में खुश हो पा रही थी, ना अपनी वर्क लाइफ में। सो एट द एंड उसने क्या करा, राम राम, सबसे हाथ धो लिया उसने, ठीक है। तो ये क्या चीज है, एक ऑर्गेनाइजेशन को इन सब चीज को सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि उसका एम्प्लॉय जो है वो मेंटली हेल्दी है, उसकी वर्क लाइफ जो है वो बैलेंस्ड है कि नहीं है। इवन उसके बहुत सारे ऐसे वेलनेस प्रोग्राम्स जो रहते हैं, वो भी एम्प्लॉय वेलनेस प्रोग्राम्स, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट कराती है, ताकि वो एम्प्लॉय जो है थोड़ा खुश मिजाज रहे, गुन्ना ना बनकर है, हमारी मालवी में जो बोलते हैं, है ना, यही वर्ड यूज होता है ना, गुन्ना। जिनका देखो, ये तो फिर वही बात हो गई अपने अपने परसेप्शन की, अपनी अपनी सोच की।
उनका ये कहना होगा कि इंसान अभी ज्यादा टाइम काम में लगा दे सो दैट उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, ये भी हो सकता है ना। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि अभी काम कर लो, बहुत मेहनत कर लो, फिर तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, तब तो तुम्हें आराम से ही रहना है। पर तुम्हारा जो अभी का समय है, जो चीज तुम अभी कर सकते हो वो तो चला जाएगा। अभी तुम पहाड़ों पे जा सकते हो, 50 साल में तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी घुटनों में। नहीं देखो, अपने अपने तरीके हैं, है ना, ये मेरी फिलॉसफी है। ये देखो बहुत सारे, मतलब देखो अभी आई बिलीव कि अभी जो एक फिजिकली एक मतलब इंसान ज्यादा हेल्दी रहता है और एंथुसियास्टिक रहता है, मेंटली हेल्दी रहता है। देखो हम यंग पीपल ना मेंटली तो अच्छे हैं, बट हम खुद ही सारी प्रॉब्लम्स उजागर करते हैं अपने लिए, ठीक है। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आ सकती है जब तक आप उसको एंटर करने ना दो। वाओ, आई शुड स्टार्ट पॉडकास्ट। पॉडकास्ट से याद आया, जोर से बोलो तुम। हम्म हम्म तो आप उसी का ही बोल रहे हो ना कि वो इंडिविजुअल ने ये बोला कि पर्सनल लाइफ जो है वो अभी, और वर्क लाइफ बैलेंस वही लोग देखते हैं जिनके लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं होते। अपन दो तरीके के लोग होते हैं ना पढ़ाई में भी, मैं बता रही हूँ तुम्हें, एक मिनट, ठीक है। पढ़ाई में भी दो तरीके, बहुत ज्यादा टाइम तक पढ़ते हैं तो उनके मार्क्स अच्छे आते हैं, और कुछ जो रहते चलते चलते भी नजर डाल देते तो उनके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। अब मेरे जैसा टीचर रहेगा तो आई थिंक आप लोगों के मार्क्स अच्छे आ जाने चाहिए। नहीं मतलब मेरा यही कहना है कि देखो सबके पर्सपेक्टिव्स अलग होते हैं, सबकी सोच अलग होती है। कोई यही चाह रहा है कि उसका लॉन्ग टर्म गोल्स जो है, उनका ये मानना है कि वर्क लाइफ बैलेंस वही लोग देखते हैं जो लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं रखते। और कुछ लोग जो रहते हैं वो प्रेजेंट में जीना चाहते हैं और प्रेजेंट अपनी लाइफ भी देख रहे हैं, साथ साथ में काम भी, एंड दे आर सेटिस्फाई विद दैट। सो डिपेंड्स इंडिविजुअल लेवल पे कि कौन कैसे सेटिस्फाई हो रहा है। किसी को रात दिन काम करना पसंद है ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर हो सके और वो अच्छी एक डेजिग्नेशन, अच्छी कंपनी या फिर अच्छे विभाग में जा सके, ठीक है। कुछ लोग जो है वो थोड़े से भी खुश है, वो बोल रहे हैं कि मैं क्यों बड़ी सिटी में पुणे, बैंगलोर ऐसी जगह जाऊं जहां पर मेरा 60,000 का तो पैकेज है, हाथ में आ रहा है पैसा, पर उसमें से मेरे 35,000 तो यूं ही खर्चे हो रहे हैं और कोई मेंटल पीस नहीं है। वाई नॉट मैं इंदौर में रह के ही 30,000 कमा लूं और मेरा मेंटल पीस भी रहे और रात में आके मम्मी के हाथ का खाना खा लें, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स में मुझसे कोई नहीं जीत सकता। लाइन तो सही बोली ना मैंने। तो इसको आयुष समझाओ थोड़ा। बंदे की बात सही है। पर्सनल लाइफ आप कैसी मैटर करती है, आप ये देखो ना। अब तुम देखो, वही बात आई, फिर तुम मेरा मुंह खुलवा रहे हो हैं। तुम्हारी एग्जाम आ रही है, तुम्हें पढ़ना चाहिए, और तुम्हें वर्क लाइफ बैलेंस करना है, तो वर्क लाइफ बैलेंस के नाम पर तुम मटर गश्ती कर रहे हो और घूम रहे हो, सो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। आस्था गार्डन जा रहे हो गरबे करने, एग्जाम में अगले दिन एमबीए की, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। पास हो रहे हो वो तुम्हारा लक है, डीएवी भी पास कर दे रहा है, वरना डीएवी भी रैंडमली दे देता है लोगों को, है ना, गुड लक। सी, तो डिपेंड करता है, ये सारी चीजें डिपेंड करती है इंडिविजुअल लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल का सेटिस्फेक्शन कैसा है, आपका सोच कैसी है, उसके ऊपर भी। किसी के लिए वर्क लाइफ बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, किसी को ये चाहिए कि मैं 4 बजे तक ही सिर्फ बाध्य हूं आपके लिए, उसके बाद वट एवर आई विल डू इन माई पर्सनल लाइफ दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस, राइट। एंड एट द सेम टाइम कुछ लोग जो होते हैं, ओके सर बोलिए क्या काम है, बता दो, कर देती हूँ मैं,
क्या मिल रहा है तुम्हें एक्स्ट्रा? सो सर से प्रेज मिल रहा है बस, अप्रेजल वो क्या मिलेगा? वही बात है, मैं इमोशनल कभी नहीं होना काम के लिए, ठीक है? लगाव रखो बट इमोशनल मत हो, डिफरेंट है दोनों। सो हमने अभी इवोल्यूशन या फिर क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो पढ़ा है, ठीक है? हमने 1900s के पहले की बात करी थी, तब कोई डिपार्टमेंट नहीं बना था, उनका सिर्फ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर फोकस था। उन्होंने देखा था कि हमें जो रूल्स लॉज बने हुए हैं उसी के अनुसार काम करें, और एक छोटा सा बस एक लेखा जोखा चलता था। फिर बात करते हैं हम 1900 से 1940s की बात। यहाँ पर हमारा उदय हुआ साइंटिफिक मैनेजमेंट का। उन्होंने प्रोडक्टिविटी पे फोकस करना शुरू करा। अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग इन्वायरमेंट दिए गए इंडिविजुअल्स को, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को, और ये देखा कि उनका प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज कैसे हो रहा है। अल्टरनेट बेस ढूंढे गए कि एफिशिएंसी हम कैसे बढ़ा सके इंडिविजुअल्स की। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट, यहाँ पर जब साइंटिफिक मैनेजमेंट आया, कौन लेकर आया? एफडब्ल्यू टेबलर, ठीक है? अब इन्होंने बोला कि हम एक नया डिपार्टमेंट ही बनाते हैं, अभी तक जो हवाबाजी हो रही थी उसको छोड़िए, अब नई चीज लेकर आते हैं, एक अलग विभाग बना देते हैं, डिपार्टमेंट बना देते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के काम पर फोकस करेगा। फिर इसके बाद आते हैं 1940s और 1960s पे। ये 20 साल में क्या हुआ? यहाँ पर हो गया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब हुआ तो फिर क्या हुआ? शॉर्टेज हुई लेबर की शॉर्टेज हुई, तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको सही तरीके से बनाए रखने के लिए, लेबर्स को बनाए रखने के लिए हमने ये सोचा कि सिर्फ और सिर्फ हम उन्हीं लोगों को रिक्रूट करेंगे जिनकी हमें जरूरत है, और उन्हीं लोगों को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब नए हायर तो हो गए हैं लोग, उनको डेवलप करना, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उनके लिए डेवलप किए गए, उनको स्किल सेट उनके ग्रोथ के लिए हमने प्रोवाइड करवाई, ठीक है? फिर इसके बाद आया 1960s और 1980s। ये 20 साल में हमारा, अब यहाँ तक प्रोडक्शन के ऊपर बात चल रही थी। अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि इंडिविजुअल को आप प्रोडक्शन तो बढ़ाना चाह रहे हो, पर क्या आप उनको सेटिस्फाई कर पा रहे हो? क्या आप उनको इंस्पायर या मोटिवेट कर पा रहे हो? तो वो चीज पर फोकस किया गया। यहाँ पर उन्होंने देखा कि इंडिविजुअल्स को हम सेटिस्फाई करेंगे, फीडबैक देंगे, या फिर उनका लेवल ऑफ मोटिवेशन जो है वो इंक्रीज करेंगे, तो खुद ब खुद हमारा प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है? फिर जब एक लेवल तक पहुंच जाता है सेटिस्फेक्शन, तब क्या होगा? एम्प्लॉय तो फिर बोर हो जाएगा। अब उसको क्या करना है? उसके लिए हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करा परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। उसके काम के अनुसार हमने उसको अप्रेजल देना शुरू करा। अप्रेजल कैन बी इन मॉनेटरी टर्म्स एंड इट कैन बी इन नॉन मॉनेटरी टर्म्स। अगेन हम बात करते हैं 1980s और 2000 की। ये था डेवलपमेंट वाला फेज, ठीक है? यहाँ पर डिपार्टमेंट बन गया है अब अपना। यहाँ पर हमने देखा कि जो इंडिविजुअल्स, एचआरस जो है, वो अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को कंपनी की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ अलाइन करके काम करना शुरू कर दिया है, ठीक है? मैंने एग्जांपल दिया था 2% वाला, प्रॉफिट चाहिए कंपनी को नेक्स्ट क्वार्टर में या नेक्स्ट ईयर में, तो उन्होंने, एचआर ने सोचा कि ये टारगेट अचीव करने के लिए मुझे भी स्ट्रेटेजिकली काम करना पड़ेगा और ऐसे लोगों को हायर करना पड़ेगा जो कंपनी के टारगेट को अचीव करवा सके और मेरी हेल्प कर सके उस टास्क को कंप्लीट करने में। ये था SHRM, दैट इज स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फिर इन्होंने बोला HRIS, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम सारा डेटा एक वर्कफोर्स या फिर कोई भी इंडिविजुअल जो वर्कर है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में उसको मेंटेन करते हैं। फिर आते हैं हम लास्ट वाला, दैट इज 2000s एंड प्रेजेंट, जो अब आज की तारीख में चल रहा है। ये फोकस करता है टैलेंट मैनेजमेंट और डेटा ड्रिवन HR में। ये टॉप मैनेजमेंट को रिटेन करना, आइडेंटिफाई करना और उनको डेवलप करने का काम करता है। साथ साथ में हम सक्सेशन प्लानिंग करते हैं इसमें कि आगे चल के कौन एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करेगा और किस तरीके से वो हमारा सक्सेसर, उत्तराधिकारी बनेगा। और इसमें एक और चीज मैंने अभी बताई थी, वेलबींग, इंगेजमेंट, वर्क लाइफ बैलेंस वाला जो मैंने बताया था, ठीक है? तो आप ये चीजें भी डाल सकते हैं इसमें। और आप
कई एक एनालिटिक्स के लिए भी आपके पास डेटा अवेलेबल होता है HRIS के थ्रू, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि उसका एग्जांपल लिया था माधव का, कि उसका परफॉर्मेंस मैट्रिक्स बने हुए रहते हैं, मुझे एनालाइज करनी है उसकी परफॉर्मेंस को, डेटा अवेलेबल रहता है इस पर्टिकुलर ऐप या सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिससे कि हम कुछ कंक्लूजन या फिर डिसीजन मेकिंग पे आ जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर दो चीजें डाल सकते हो, वेलबींग एंड डेटा ड्रिवन डिसीजंस। ठीक है, दो पॉइंट को मैंने मिक्स कर दिया है। मटेरियल्स, हाँ, तो देखो लोग उस टाइम पे मटेरियल तो शॉर्टेज हुई थी, बट रिसोर्सेज भी शॉर्टेज हुए थे, लोगों की बहुत एंड नंबर ऑफ पीपल जो थे वो मरे भी थे, उसमें मरे थे, पर जो एक बेसिक एम्यूनिटीज फुलफिल हो रही थी, एजुकेशन सिस्टम जो था, ट्रेनिंग वाला जो लोग अपने आप में डेवलप कर रहे थे, उसका अभाव होने लग गया था। ठीक है, अभाव होने लग गया, तो यहाँ पर सिर्फ स्किल लेबर की बात हो रही है। अभाव जब हुआ, जब उनको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं होगी, तो इंडिविजुअल का जो लेवल ऑफ स्किल्स है वो भी कम होता जाएगा। ठीक है, वर्किंग एफिशिएंसी जो है वो भी कम होती जाएगी, फिर क्या वो सिर्फ एक इंसान कहलाएगा, एक स्किल्ड लेबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो उनको सिर्फ चाहिए था शॉर्टेज ऑफ लेबर, मतलब यहाँ पर ये कि हमें एक सही डेजिग्नेशन के लिए सही आदमी चाहिए, राइट पर्सन एट द राइट मोमेंट फॉर द राइट डेजिग्नेशन, वो चाहिए था, स्किल्ड लेबर चाहिए था। ठीक है, हाँ तो होता है ना, तो फिर वो उसका यहाँ पर वो वर्किंग है, ये तो पूरा सिस्टम है। देखो ये एक सॉफ्टवेयर है, इसमें आपने अगर बल्क में हायर कर रहे हैं लोग, इसका मतलब ये नहीं कि अफेक्ट हो जाएगा, कोडिंग होती है ये सब की, तो आपको वहां पर बस स्टॉप करना है कि वर्किंग पीरियड इतना था, उसके अकॉर्डिंग उसकी सारी सैलरी बन जाएगी, उसके बोनस, उसका पीएफ, उसका जो भी आपने काटा है वो सब उसको दे देना है। हाँ, तो ऐसा होता है ना, तभी तो रिटेंशन किया जाता है, तभी तो उसको लुभाते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है कि हम सोच के कुछ छोड़ जाते हैं, होता कुछ और है। एम्प्लॉयज के साथ ऐसा होता है मोस्टली। अगर मैंने कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की है तो मुझे ये मेरे माइंड में रहा होगा कि ये बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, वर्किंग कल्चर अच्छा रहेगा, बट जब मैं धीरे धीरे उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना शुरू करी, तब मैंने ये डिटरमाइन करा कि इट इज नॉट अलाइनिंग विथ माई गोल्स, ये मेरे गोल्स के साथ काम नहीं कर रहा है, तो मैं कभी भी छोड़ सकती हूँ। मेरा लॉन्ग टर्म गोल था जो, वो उसको अचीव नहीं कर पाऊंगी मैं यहाँ पर, इस कारणवश मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रही हूँ। तो दैट्स नॉट एट ऑल लाइक कि ऐसा नहीं होता है कि मतलब आप कोई ये सोच के बैठे कि कोई आपने एक को हायर कर लिया है तो वो बना ही रहेगा एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो कभी भी छोड़ सकता है, वो बाध्य नहीं है। तो अगर वो उसने कभी भी छोड़ दिया तो उसकी जो सारी डिटेल्स है वो यहाँ पर स्टॉप कर दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी। जो उसके ऊपर, हाँ, वो तो फिर कंपनी को लॉस। तो ऐसा होता है, बराबर होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, चलो मेरे ही एग्जाम्पल ले लो, किसी का क्यों ही नाम ले हम, है ना, मेरे ही एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ठीक है, ये मत सोच लेना इन्हीं के साथ सब होता है। इतना भी मैं अट्रैक्ट नहीं करती हूँ। तो क्या हुआ यहाँ पर, सपोज अगर मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ XYZ में, ठीक है, मैं सोच के गई थी कि वहां पर मेरी जो स्किल्स है वो डेवलप होंगी, तो मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन को हाँ बोल दी करने के लिए। सपोज मैंने वहां पर ये सोच रखा होगा कि मेरी सैलरी जो है वो एटलीस्ट बेसिक पे तो 20,000 होगा ही स्टार्टिंग में, मैंने ये सोचा, और उसके ऊपर इंसेंटिव्स जो बनेंगे वो बात अलग, ठीक है। पर उन्होंने स्टार्टिंग में मुझे क्या बोल दिया कि नहीं, उन्होंने ये चीज बोली, HR हाँ हायर करने के लिए कभी कभी झूठ भी बोलते हैं, जैसे मार्केटिंग वाले करते हैं ना, वैसे वो भी बोलते हैं। उन्होंने ये बोल दिया आपको कि आपकी हॉलीडेज रहेंगी सैटरडे संडे, है ना, ये चीज बोली, और आपका बेसिक पे इतना रहेगा,
बहुत सारी उन्होंने टर्म्स कंडीशन समझाई। अपन तो नूब थे, अपने को तो पता नहीं था, नए लोग थे, तो हमने तो ज्वाइन कर लिया। अगले महीने जब आपकी सैलरी आई और जब आपका चलो सैटरडे आया छुट्टी के लिए, आपने अपने कलीग से डिस्कस करा, अरे कल तो छुट्टी है ऐसा करके, किसने बोला तेरे को छुट्टी है? ये अपने सेंसेस खुले, है ना, कि अरे अपने को तो बोला था कि छुट्टी है सैटरडे को, सैटरडे संडे ऑफ है, बट ये तो बोल रहा है किसने बोला छुट्टी है, मतलब छुट्टी नहीं है। तो अपन एचआर के पास गए, उसने बोला नहीं नहीं मैंने तो ये बोला था कि अल्टरनेट, और ये बात चल रही है कि छुट्टियां होंगी। उसने अपने शब्दों को मोल्ड किया। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मेरे वीकेंड्स ऑफ रहेंगे तो मैं मेरे घर जाऊंगी, है ना, बट मेरी एक्सपेक्टेशंस के अपोजिट चीजें हो गई, राइट। अब बात आती है पेमेंट की। तो पेमेंट जब मंथ ओवर हुआ तो मुझे लगा चलो 20K तो मेरे हाथ में आएंगे, और शायद मैंने टारगेट्स भी अचीव कर लिए थे हफ्ते में 2 बार, तो आई वुड बी गेटिंग सम इंसेंटिव्स, बट इट वाज अ वेरिएबल पे। वेरिएबल पे मतलब आपके काम के अनुसार आपको पेमेंट दिया जाएगा, कोई बेसिक पे नहीं रहेगा। आपने अगर 10 यूनिट बनाई है तो 10 यूनिट के 10 रुपए दिए जाएंगे, 1 यूनिट का 1 रुपया। तो लाइक ये क्या हुआ, ये तो चोट हो गई अपने साथ। उन्होंने मुझे सिखाया, ट्रेनिंग दी, सब कुछ करा शुरुआत में, ठीक है, पर मेरे जो लॉन्ग टर्म गोल्स थे, जो उन्होंने बोले गए थे, जब मुझे वो पिक्चर दिखाई गई थी तो मैं सोच रही थी कि आई विल अचीव दैट लॉन्ग टर्म गोल्स, बट एट द एंड क्या हुआ, वो सारी चीजें डिनाय हो गई, सारी चीजें गलत हो गई हैं। अब मैं क्या करूंगी ऐसे मोमेंट पे? क्या मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगी ऐसी जगह पर, कि वो लोग कॉम्प्रोमाइज करेंगे? इतनी बड़ी कंपनी तो कॉम्प्रोमाइज करने से रही, तो क्या करेंगे ऐसे में? एम्प्लॉय फिर जो रहता है वो छोड़ देता है ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। तो इट डजेंट मैटर कि उसके ऊपर कितना पैसा लगाया गया है, बट जो कंपनी रहती है वो आपको पकड़ के रखना जरूर चाहेगी। क्यों? क्योंकि उसने आपके ऊपर पैसा लगाया है, उसने आपको ट्रेनिंग दी है, उसने आपको रिसोर्सेज दिए, वो गुडीज दिया है आपको। जैसे ही जाते हो तो वो एक दे देते हैं, बैग दे देते हैं, डायरी दे देते हैं, पेन दे देते हैं, बॉटल दे देते हैं, मग दे देते हैं, बैच दे देते हैं, है ना, कि आपको अच्छा लगे कि अरे वाह यार बड़ा अच्छा लग रहा है, बट छोड़ दिया जाता है। क्या सैलरी किसकी? तुम्हें क्या लगता है कि एम्प्लॉय दिमाग से पैदल होता है? एम्प्लॉय पता है कब छोड़ता है? तुम बैठो मेरे साथ किसी दिन, मैं तुम्हें सब बताऊंगी। नहीं, एम्प्लॉय कब छोड़ता है? ऐसे में जब उसको लगता है कि ये मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, एम्प्लॉयर जो है ये मेरी सैलरी रोक सकते हैं, वो सैलरी का इंतजार करता है, आने दो सैलरी। जैसे ही अकाउंट में क्रेडिट होती है, अगले दिन से टाटा बाय बाय, तुम कौन मैं कौन, ऐसा होता है, ठीक है। बहुत सारी टेक्निक्स है, बहुत सारे तरीके हैं चीज सिस्टम को हिलाने के, वो तुम्हें मैं कभी बताऊंगी, आओ, ठीक है। आई होप, चुप हो जाओ। आई होप ये तुम लोगों को समझ में आया है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्लियर है। अब इसके बाद हमें पढ़ना है इसके इम्पोर्टेंस, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे।